बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 52 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 52 सफ़ा नंबर 480 से। उस सुबह रतनदीप सिंह ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। इतने दिन में ऐसा पहली बार हुआ था। मुझे रात का जज्बातीपन याद आने लगा। शायद इस हवाले से बात करने के लिए उसने मुझे बुलाया था। मैं मुलाजमा के साथ मुख्तलिफ राहदारियां पार करता हुआ उसके कमरे में जा पहुंचा तो वो एक बड़े सारे कमरे में कालीन पर बैठा हुआ था। उसने तकिए से टेक लगाई हुई थी। उसके साथ दो नौजवान, एक उधेड़ उमर खातून और बानीता बैठी हुई थी। आओ जमाल बैठ, रतनदीप ने खुशगवार लहजे में कहा। मैंने एक जानब खाली जगह देखी और बैठ गया। तभी उसने कहा, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है। उसने उधेड़ उमर औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नौजवान मेरा बेटा गुरुपाल सिंह और छोटा गुरमीत सिंह, दोनों बिजनेस करते हैं। और ये बेटी बानीता, सगी बेटी। ओह, मेरे मुंह से निकला तो दोनों बेटे हंस दिए। फिर गुरमीत बोला, इसके बारे में ऐसे ही हैरत होती है। जो काम लड़कों को करना चाहिए वो ये करती है बापू के लिए। खैर, बातें तो होती रहेंगी, नाश्ता लगवाओ। वो तो लग गया है जी, आप चलें डाइनिंग टेबल पर, रतनदीप की बीवी ने कहा। तो हम सब उठकर टेबल पर आ गए। बानीता के बारे में मेरी हैरत कम नहीं हुई थी। नाश्ते के दौरान रतनदीप ने कहा, जमाल तुम जितने दिन भी यहाँ रहे हो, मेरा दिल जीत लिया है तुमने। मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा भी यहाँ आओ, मुझे खुशी होगी। मतलब मैं कहीं जा रहा हूं? मैंने चौंक कर पूछते हुए उसकी जानब देखा। हाँ, पाकिस्तान। तुम आज पाकिस्तान जा रहे हो। तुम दिलजीत सिंह के नाम से ही पाकिस्तान जाओगे। सब कागज तैयार हैं, टिकट भी। हमारे ज्ञानी के साथ एक जत्था जा रहा है। बहुत सारे परिवार हैं, उनके साथ तुम भी एक परिवार का हिस्सा बनकर जाओगे। अगरचे पूरी कोशिश की है कि तुम पहचाने न जाओ, लेकिन तुम्हारी तलाश राह कर रही है। रब से विनती है कि तुम हैरियत से पहुंच जाओ। आखिरी लफ्ज कहते हुए रतनदीप के लहजे में यास उतर आई। आवाज भरा गई। माहौल बोझल हो गया। उसके बाद हमारे दरमियान कोई बात न हुई, जबकि मेरे मन में अजीब सी अथल पथल होने लगी। 10 बजे के बाद मैं हवेली से रुखसत हुआ। सबने ड्राइंग रूम से मुझे रुखसत किया, जबकि बानीता मेरे साथ सुरंग में चली गई। जिस वक्त हम सुरंग से निकलकर कमरे में आए, जो स्टोर टाइप था, उसने मेरे सीने पर अपनी हथेली रखी और फिर जोर से दबाते हुए मुझे दीवार के साथ लगा दिया। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, दिलजीत, तुम न जाने किस मट्टी के बने हुए हो, वरना मेरे कुर्ब के लिए कितना खून बहा है ये मैं ही जानती हूँ। मैं कुलपतरा नहीं, लेकिन मैंने लोगों को अपने लिए लड़ते देखा है। न जाने कितने लोग अब भी मेरी चाहत के तलबगार हैं। मैं तुम्हारे इतने करीब रही, मगर तुमने अपनी नीयत खराब नहीं की। इसे मैं अपनी हद तक ख्याल कर सकती हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। ये मेरे औरतपन की तजलील भी हो सकती है, लेकिन जी नहीं चाहता कि तुम्हारे रवैये को मनफी ख्याल करूं। पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? मैं बता भी दूं तो तुझे समझ नहीं आएगी, मैंने पुरसकून लहजे में कहा। तो वो मेरी जानब देखती रही, फिर बोली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तूने मेरा दिल जीत लिया है। तुम फाते की हैसियत से अपने देश जा रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मगर मैं कोई वादा नहीं करता। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा और नरमी से उसका हाथ अपने सीने से हटाना चाहा। वो बेहद जज्बाती हो गई थी। अपना चेहरा
मेरे करीब ले आई, इतना करीब कि उसकी सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसके थरथराते हुए होंठ मेरी आंखों के सामने थे। शायद वो उनकी गर्मी का लम्स मेरे होंठों में उतार देना चाहती थी। मैं साकत रहा। वो चंद लम्हे मुझ पर झुकी रही, फिर अपने होंठों की गर्माहट समेटकर तिश्ना लबी से ही मेरे सामने से हट गई। गुड बाय दिलजीत, ये कहते हुए वो पलटी और सुरंग में वापस चली गई। मैं चंद लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर एक तवील सांस लेकर उस कमरे से निकलता चला गया। उस घर में मुझे किसी ने नहीं रोका। जैसे ही मैं मेन दरवाजे से बाहर आया, एक नीली पगड़ी वाला नौजवान बाइक लिए खड़ा था। मैं उसे पहले भी हवेली में देख चुका था। उसने मुझे बैठने का हफीफ सा इशारा किया। मैं उसके पीछे बैठा तो वो चल दिया। पूरे रास्ते में वो एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि गलियों और बाजारों में घूमता हुआ एक पोश घर के सामने आन रुका। बाइक बंद करके वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में 5 अफराद मौजूद थे। वो बूढ़े मियाँ बीवी, 2 जवान, जिनमें से एक शादीशुदा था, उसकी बीवी। आप इनसे अच्छी तरह तारुफ कर लें। आप इनके बेटे हो, छोटे, नीली पगड़ी वाले ने कहा तो मैंने फतह बुलाई और उनके करीब बैठ गया। वो नौजवान चला गया और हम बातें करने लगे। बाबा सिंह बहुत जीदार किस्म का बंदा था, जबकि बीबी उससे कहीं ज्यादा बहादुर। जरूरत मुझे उनकी फकत यही थी कि अगर कोई मसला बन जाए और मुझे अपना खानदान जाहिर करना पड़े तो मैं कर दूं, वरना वापसी पर इनसे पूछताछ होती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता था। 12 बजे के करीब हम अटारी स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन वहीं से निकलनी थी और कागजात की जांच पड़ताल वहीं पर होनी थी। जत्थेदारों की बस आई थी और हमें लेकर स्टेशन पहुंची थी। अटारी स्टेशन पर लोहे का तवील जंगला था। मुसाफिरों के कागजात के लिए काफी केबिन बने हुए थे, जिनमें लोग कितार बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे पान खाने वाले को दूर ही से पनवाड़ी की दुकान के बारे में मालूम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही सिक्योरिटी के लोगों के बारे में मुझे मालूम होने लगा। बेतहाशा सिक्योरिटी थी। न जाने किस किस इदारे के लोग वहां पर मौजूद होंगे। एक कैबिन की लाइन में हम लग गए। ये बहुत सब्र आजमा और रिस्क वाला मरहला था। अगरचे मेरे कागजात पर भी शक हो जाता कि वो जैली हैं, तो मुझे वहां पर दबोच लिया जाना था, जैसे बिल्ली किसी चूहे को अपने पंजे में दबोच लेती है। ये ऐसा मौका था जब मैं अपने साथ कोई हथियार नहीं रख पाया था। गुजरते हुए वक्त के साथ मैं कितार में खड़ा रहा और फिर वक्फे वक्फे से आगे से रखता रहा। बाबा सिंह, भाई सिंह मुझसे आगे थे। बीबी कुंवर और भाभी कुंवर एक दूसरे कैबिन की कितार में लगी खड़ी थी। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ पुलिस वाले वर्दी में थे, बाकी खुफिया वाले सादा लिबास में फिर रहे थे। मैंने सुना था कि वो ट्रेन का जरा सा हिस्सा भी देखते थे। हर डिब्बे में कुत्तों को फिराते हैं और बड़ी तसल्ली के बाद कहीं ट्रेन की बोगियों को क्लियरेंस देते हैं। मुझसे आगे चंद लोग ही रह गए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। उस वक्त मुझे यूं लग रहा था जैसे गिद्ध किसी के मर जाने का इंतजार कर रहे हों। खुफिया वाले गिद्धों की तरह मेरे इर्द गिर्द फिर रहे थे। हल्का सा शक मुझे जेल की तारीख कोठरी में फेंक सकता था। बाबा सिंह के कागजात जब क्लियर हो गए तो एकदम मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। भाई सिंह अपने कागजात दिखा रहा था। मेरे साथ इनका पूरा खानदान भी डूब सकता था। ये सोच आते ही मैंने खुद पर काबू पाया और फिर नॉर्मल होता चला गया। भाई सिंह के कागजात ओके हो गए तो मैंने अपने कागजात उसके सामने रख दिए। मेरे सामने सिख नौजवान था। उसने कागजात को देखा, उन्हें पढ़ा, फिर कुछ देर तक देखते रहने के बाद पहला सवाल यही किया कि मुझसे पहले मेरा बाप और भाई गया है। मैंने असबात में जवाब दिया तो उसने कागजात ओके कर दिए। जिस किसी ने भी मेरे बारे में सोचा था
بہت خوب سوچا تھا. اس نے انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھایا تھا. ایک ہی خاندان کے اگر 2 بندوں کے کاغذات درست ہو سکتے ہیں تو تیسرے کے کیوں نہیں؟ میں اپنی دستاویزات سمیٹ کر قطار سے باہر نکل آیا. اس وقت میرے حلق سے اطمینان کی طویل سانس برآمد ہوئی تھی کہ مجھے اپنا سانس سینے میں ہی دبانا پڑا. میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی. مجھے یوں لگا جیسے بڑی خاموشی کے ساتھ مجھے گھیرا جانے والا ہو. اٹاری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بہت سارے لوگوں کا ایک جتھا چلا آ رہا تھا. ان میں پولیس والے بھی تھے اور خفیہ والے بھی تیزی سے چلتے چلے آ رہے تھے. میری نگاہ ان بندوں پر ٹک گئی جو بالکل ان کے درمیان میں بڑھتے چلے آ رہے تھے. یہ وہی تھے جو امرتسر جنکشن سے نکل آنے کے بعد میرے اور بانیتا کے تعاقب میں آئے تھے. ان میں سے ایک بندے کو میں نے بغل میں لے کر گردن کی ہڈی توڑ کے مار دیا تھا. یہ انہی کے ساتھی تھے. میں اگر انہیں اتنی دور سے پہچان سکتا تھا تو کیا وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے؟ میرے دماغ میں اس وقت یہی تھا کہ میں یہاں سے فرار لے لوں، کیونکہ مجھے یہاں ان میں سے کسی ایک نے بھی دیکھ لیا تو فورسز کو اطلاع کر دیں گے. وہ تو پہلے ہی کتوں کی طرح میری راہ پر تھے. وہ ایسا موقع قطعاً اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے. میں اگر سرحد پار چلا گیا تو یہ ان کی مات تھی. وہ تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور میں بابا سنگھ کو بھی ان کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ افطار پڑ گئی. بابا سنگھ مجھ سے ذرا فاصلے پر اپنے پریوار کے ساتھ کھڑے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا اور ایک دم وہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا. میں نے فرار کے لیے کسی سمت کا تعین کرنے کے لیے ارد گرد دیکھا، لیکن اسی وقت جیسے کسی قوت نے مجھے روک لیا. میں اگر بھاگ جاتا ہوں تو ذرا سی تفتیش کے بعد بابا سنگھ پریوار وہیں اٹاری اسٹیشن پر پکڑا جاتا. بھارتی ٹاڈا قانون ان پر لگ جاتا اور وہ سارا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے. ان کا پرسانی حال کوئی نہ ہوتا. اس کے ساتھ ہی دوسری سوچ یہ آئی، اگر میں پکڑا گیا تو وہ بھی تو کہاں بچ پائیں گے. میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. مجھے لگا جیسے میں بھارتی سرزمین سے پاکستان نہیں پہنچ پاؤں گا. ان کا مجھ سے فاصلہ محض چند گز رہ گیا ہوگا. وہ سارے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. کچھ ہی لمحات کے بعد میں ان کی تحویل میں جانے والا تھا. اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد دھواں پھیل رہا ہو. میں فوری طور پر اسے نہ سمجھ سکا، مگر اس کے ساتھ ہی اٹاری اسٹیشن پر موجود آوازیں غائب ہو گئی. ایک دم سے سناٹا چھا گیا، جیسے وہاں پر کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو. میں نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا، پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی. وہاں کوئی بندہ بشر مجھے دکھائی نہیں دیا. میں حیران پریشان آنکھیں پھاڑے ہر طرف دیکھ رہا تھا. تبھی میری نگاہ اسٹیشن پلیٹ فارم کی مغربی سمت کی جانب رک گئی. وہی روہی والے بابا آ رہے تھے. وہی سفید لباس، وہی ہاتھ میں عصا، وہی چلنے کا تیز تیز انداز. انہیں دیکھتے ہی میں ساری صورتحال سمجھ گیا. وہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے. میں نے ان کے سرخ و سفید چہرے پر دیکھ رہا تھا جہاں ایک دھیمی سی مسکراہٹ موجزن تھی. انہوں نے میری طرف دیکھا اور شگفتہ سے انداز میں گویا ہوئے، کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے جو تم گھبرا رہے ہو؟ اپنی ذات پر یقین رکھو اور اس کی ذات پر بھروسہ کرو جو زندگی اور موت دینے والا ہو. نہ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہو. اگر رب تعالیٰ نے تم سے کام لینے ہیں تو وہ ضرور تمہیں سانسیں بخشیں گے. جاؤ، وہاں کوئی تمہارا منتظر ہے. گھبرا مت. میں نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ انہوں نے اپنا رخ موڑا اور مشرق کی سمت چل پڑے. انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی. وہ چلتے ہی چلے جا رہے تھے.
जिस वक्त वो प्लेटफॉर्म के इंतहाई मशरकी कोने तक पहुंचकर नीचे उतर गए, उसी लम्हे मुझे उधर से रेलवे इंजन आता दिखाई दिया। इंजन जोर जोर से विसल बजा रहा था। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी तो मैंने गौर किया, मुझे लोगों का शोर भी सुनाई देने लगा। मैं वैसे ही खड़ा था, मगर वो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने ही बाबा सिंह परिवार खड़ा था। वो अपना सामान उठा चुके थे। मैं जल्दी से आगे लपका और सामान उठा लिया। बाबा सिंह बोगी के साथ साथ जाकर वो बोगी तलाश कर रहे थे जहां हमारी सीट थी। मेरे जहन में खौफ नहीं था, मगर तजस्सुस अब भी था कि वो लोग गए किधर। हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सामने बीबी कंवर के साथ भाभी कंवर थी, उसके साथ भाई सिंह था और मैं और बाबा सिंह एक तरफ बैठ गए। तभी मैंने खिड़की में देखा, वो लोग स्टेशन पर पागलों की मानद फिर रहे थे, फिर अचानक गायब हुए। कुछ ही देर बाद वो बोगी में आन घुसे। मैं हौसले से बैठा रहा। वो करीब से आगे निकल गए और फिर ट्रेन चल पड़ी। पाकिस्तानी सरहद तक साथ में घुड़सवार भागते रहे। जैसे ही पाकिस्तानी सरहद आई, मैंने सुख का सांस लिया। दोपहर से जरा पहले हम वाहगा स्टेशन पर थे। अगरचे पाकिस्तानी वहां से अपनी क्लियरेंस देकर जा सकते थे, मगर मैं एक भारतीय था और सिख के रूप में था। मुझे बहरहाल लाहौर स्टेशन पर जाकर ही रुकना था। फिर ननकाना साहब जाकर अपनी हाजिरी भी देना थी। लाहौर स्टेशन पर सिख यात्रियों की बड़ी तादाद उतरी। मैं भी उन्हीं में शामिल था। हम चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। कुछ यात्री वहीं से ट्रेन के जरिए ननकाना साहब जा रहे थे, मगर मेरा दिल नहीं किया। मैंने बाबा सिंह से यही मशवरा किया कि हम अपनी सवारी से वहां जाएंगे। बाबा सिंह ने फौरन ही मेरी बात मान ली थी। स्टेशन की इमारत के बाहर जब हम आए तो शाम हो चुकी थी। मैं किसी टैक्सी के लिए इधर उधर देख रहा था कि अचानक मेरी निगाह सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। मुझे लगा कि जैसे मैंने उसे कहीं पहले देखा हुआ हो। वो भी पुरशौक निगाहों और मुस्कुराते लबों समेत खिलते हुए चेहरे के साथ मुझे ही देख रही थी। मैं अभी से गौर से देख ही रहा था कि वो मेरी जानब बढ़ आई। चंद कदम के फासले पर जब वो आई तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। वो तानी थी। वो जिस तरह शिद्दते जज्बात के साथ मेरे सीने से आ लगी, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो अंदर से मेरे लिए कैसा महसूस कर रही है। वो मुझसे अलग हुई तो मैंने खुशी से भरपूर लहजे में पूछा, तानी तुम यहाँ कैसे? तब वो इठलाते हुए बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ कितने खुफिया वाले फिर रहे होंगे। तेरी ये शिद्दत उन्हें मुतवज्जा कर सकती है कि ताजा ताजा आए सिख के साथ ये कौन जफियां डाल रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होता, तू भारत से आया है ना, इसलिए सोच रहा है। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ एक परिवार भी है। मैंने तानी का तारुफ करवाया और उनके बारे में भी बताया। चलो अब चलें। तानी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा तो मैंने पूछा, कहाँ ले जा रही हो? कहीं तो ले जाऊंगी, चलो ना, वो बजीद होकर बोली। तो बाबा सिंह ने मुझसे मुहातब करके कहा, बेटा तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हम ननकाना साहब चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां मेरे बारे में पूछ हो सकती है कि मैं किधर हूँ। मैं आपको वहां छोड़ के फिर वापस नहीं पुत्र, अब ये जरूरी नहीं है। मैं तुझे ये बात यहाँ आकर बताना चाहता था। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर बड़े जज्बाती लहजे में बोला, देख पुत्र, हमने तुम्हें यहाँ लाकर कोई तुम पर एहसान नहीं किया। मैं खुद कितने बरस से इसी कोशिश में था। दरअसल मेरा अपना दिलजीत सिंह कई बरस से यहाँ फंसा हुआ है। वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके यहाँ आया हुआ था। उसका ताल्लुक बब्बर हालसा से था, अब नहीं है। वो वापस घर जाना चाहता है, लेकिन किसी सूरत में जा नहीं पा रहा है। तुम आए तो कुछ उम्मीद बनी। मेरा इससे राब्ता हुआ, उसे सारे कागजात बनवा लिए हैं।
अब वो तेरी जगह हमारे साथ होगा। वही ननकाना साहब ने अपनी एंट्री करवाएगा कि वो अभी भारत से पाकिस्तान आया है और हमारे साथ ही वापस भारत चला जाएगा। ओ, तो ये बात है। मैंने एक तवील सांस ली। हाँ, रब ने तेरी सूरत में मुझ पर मेहर की है और अब मुझे यकीन है कि मैं अपने पुत्र को यहां से लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ननकाना साहब जरूर, मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काट दी और बोला, ना पुत्र, अब ऐसा ना कर, हमें जाने दे। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ देर मेरे पास ठहरो, वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। मैंने कहा तो बीबी कंवर बोली, ना पुत्र, हमें जाने दे। ठीक है माँ जी, मैंने कहा और तानी से सेल फोन का नंबर लेकर लिख कर देने को कहा तो वो आगे बढ़ी। बीबी कंवर को अपने साथ लगाकर कहा, बीबी आप मत घबराएं, बल्कि हम पर एतमाद करें, हम आपके बहुत काम आएंगे। बीबी कंवर ने उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, चल दिए, जैसे तेरी मर्जी। बीबी कंवर के यूं कहने पर बाबा सिंह का परिवार हमारे साथ ननकाना साहब चलने को तैयार हो गया। तानी मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ चलें। हम सब उसके साथ चल पड़े। कुछ ही फासले पर स्याह वैन खड़ी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर कोई क्लीन शेव नौजवान बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तानी के पिछला गेट खोलने पर बाकी सब नशिस्तों पर बैठ के मुझे अगली सीट पर बैठाया तो वैन चल पड़ी। वैन रेलवे स्टेशन की हदूद से निकली और उस वक्त हम बोहड़ चौक क्रॉस कर गए कि तानी ने पूछा, अब तुम ये नहीं पूछोगे तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? तुम्हारा मुझे यहाँ लेने आने का मतलब मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे तेरे मुताबिक ही चलना होगा। तुम बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो। ये ठीक है कि मुझे रोही से तुम्हारे साथ रहने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मुझे कोई हुक्म नहीं है। ननकाना साहब क्यों जा रहे हो, ये तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा। ओके, तो फिर हम वहीं जाते हैं। ये कहते हुए मेरे लहजे में न जाने कितनी यास भर गई थी। मुझे मेरी माँ याद आ गई थी जो इसी लाहौर शहर में थी। वो मेरी मुंतजिर थी और मैं उसके करीब से होकर जा रहा था। उस पर तानी ने मुझे गौर से देखा और खामोश रही। तभी ड्राइवर ने बड़ी बेतकल्फी से कहा, जाहिर है अम्मा की सोहनी में भी तो साथ होगी। जाहिर है अम्मा की सोहनी भी तो साथ ही होगी इस शहर में। क्या होता जब वो उनसे मिल लेता बेचारा। कुछ देर ही की तो बात थी। उस यूं कहने पर मैंने गौर से उसे देखा। उसका चेहरा मुझे शनासा लगा। तब भी मुझे लगा कि वो आवाज बनाकर बोल रहा है। मैंने उसे पहचानते हुए तानी से पूछा, कौन है ये? पहचान लो तो तुम्हारा, वरना मेरा। ये क्या बात हुई? मैंने खुशगवार हैरत से कहा तो वो कहका लगाकर हंस पड़ी। ड्राइवर भी वैसे ही जोर जोर से हंस रहा था। उस वक्त हम मैकलोड रोड पर आ गए थे। नहीं पहचाना ना? अरे बुद्धू, मैं जसपाल हूँ, जसपाल सिंह फ्रॉम कनाडा। ओए तेरी हैर, ओए ये सारे केस साफ करा दिए तूने। तुम तो वाकई ही पहचाने नहीं जा रहे। मैंने हैरत से कहा तो वो बोला, तुमने जो रख लिए हैं। वैसे मैं भी तुझे ना पहचान पाता अगर तेरी तस्वीर न देखी होती। तब भी बाबा ने हैरत और दुखी लहजे में बोला, ओए पुत्र, ये सिख है? हाँ बाबा, तानी ने तेजी से कहा। फिर लम्हा भर रुक कर बोली, एक मुसलमान इस वक्त सिख के रूप में है और सिख इस वक्त मुसलमान बना हुआ है। ये वक्त भी आना था। वाह गुरु, वाह गुरु। बाबा सिंह ने बस यही तबसरा किया और फिर खामोश हो गया। मैंने जसपाल से पूछा, तू कब आया है? यार दिल ही नहीं लगा वहां पर। बस रोही में दिल अटका हुआ था। बस सब कुछ समेट कर इधर आ गया हूँ। परसों से यही तेरा इंतजार कर रहे हैं हम दोनों। उसने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माहौल एकदम से खुशगवार हो गया। तभी अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, स्टेशन से लेकर अब तक तुमने रास्ते के बारे में नहीं पूछा। परसों तुम यहाँ आए हो और तुम्हें रास्तों का पता भी है। रहे ना पेंडू के पेंडू,
अबे देख इधर डैशबोर्ड पर ये स्क्रीन, इस पर सारा रास्ता बना हुआ है। आज सुबह ही मैंने रूट बनाया था सोहनी से पूछकर। तुम सोहनी से मिले हो? मैं चौंक कर पूछा। परसों से उसी के हाथों के पराठे खा रहा हूं मैं बाबूजी। माँ ने बहुत प्यार दिया है यार, वो खुश होते हुए बोला। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे, मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्सरत भरे लहजे में कहा और खामोश हो गया। उसकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरी माँ महफूज है। मैं इन जज्बात को अपने अंदर शिद्दत से महसूस करने लगा कि मुझे अपनी माँ से मिले कितना अरसा हो गया है। कार में खामोशी छा गई थी। मुझे उस वक्त ये ध्यान ही नहीं रहा था कि तानी को सोहनी के इन जज्बात के बारे में मालूम हो गया होगा जो सोहनी मेरे बारे में रखती है। मैं तो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था और इन लोगों के चेहरे मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे जिन्होंने हमें हमारे गांव से निकलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सोचों की तान उस वक्त टूटी जब हम जीटी रोड पर आन चढ़े। हम सब में खामोशी थी। मैं बहुत कुछ जसपाल से पूछना चाह रहा था, लेकिन बाबा सिंह परिवार की वजह से नहीं पूछ पा रहा था। नया पैराग्राफ। रात के साए फैल गए थे जब हम ननकाना साहब जा पहुंचे। नहर की मशरकी जानिब जदीद कॉलोनी में एक कोठी नुमा घर था। उसके पोर्च में वैन रुकी तो हम सब अंदर चले गए। सामने ही एक लंबा तड़ंगा सिख नौजवान खड़ा था। उसके साथ कुछ दूसरे मुकामी लोग भी थे। बीबी कवर उसे देखते ही अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो रोते हुए उसे गले लगाकर बोली, ओए पुत्र दिलजीत, मैंने कैसे कैसे तेरी राह नहीं तकी। बेबे, वाह गुरु इनका भला करे। ये लोग मुझे मिले तो मेरी राह आसान हुई है। इन्होंने मेरे कागज बनाए हैं। दिलजीत ने जसपाल और तानी की तरफ इशारा करके कहा। वो सभी एकदम से ममनून हो गए। वो एक जज्बाती मंजर था। हम देखते रहे। जब वो अच्छी तरह मिलकर बैठ गए तो खाना लग जाने का ऐलान हुआ। खाना खाकर हम चाय पी रहे थे कि दिलजीत सिंह मेरे पास आकर बोला, भाजी, मैं इन सबको गुरुद्वारे लेकर जा रहा हूँ। वहां उनकी रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम है। अभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैंने कहा, भाजी, मैं बब्बर हालसा के साथ था और मेरे बारे में पता चल गया तो मैं भारत से निकल आया। यहाँ मेरी मदद सरदार अमर सिंह ने की है। वो पाकिस्तानी है मगर हमारे जैसे लोगों की मदद करते हुए उन्हें संभाल लेता है। मैं कई बरस से यहाँ हूँ और उनकी खिदमत कर रहा हूँ। कैसी खिदमत कर रहे हो तुम? उसका बहुत फैलाव है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। शायद आपको नहीं मालूम। इस बार यहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सिखों को आने की इजाजत दी है, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी का मसला बहुत बढ़ गया है। कई तरफ से धमकियां मिल रही हैं और सिक्योरिटी में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अगरचे वो मेरे सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन वो बातों ही बातों में मुझे अपनी बात समझा गया। हमसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा तो वो बोला, ये तो अमर सिंह ही बताएगा, उन्हीं से बात होगी। ठीक है। मेरे सर हिलाने पर वो कुछ देर बाद सबको लेकर चला गया और हम अपनी बातें करने लगे। मैं इन्हें भारतीय पंजाब की अपनी रुदात सुना रहा था। रात गए दिलजीत सिंह फिर आ गया और उसके साथ अमर सिंह था। वो उधेड़ उमर खूबरू शख्स था। सुकून से बैठ जाने के बाद उसने बताया, माजरत हूं कि इस वक्त आया। यह आपके आराम का वक्त है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी है कि इन दिनों मैं भी नहीं सो पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। आप कहें। मैंने कहा तो वो बोला, मुझे रतनदीप सिंह ने आपके बारे में बताया है। आप उन्हीं के मेहमान थे। यहां मसला था, इसलिए उन्होंने आपको जल्द भिजवा दिया। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैंने इतराफ किया तो वो बोला, बस यहाँ पर कुछ एजेंट हैं सिख बहरूप में। मुझे नहीं इल्म कि वो यहाँ क्या करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ, अगर आप हाँ करें तो। उसने कहा,
تو میں نے تانی کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، امر سنگھ جی ہم حاضر ہیں، جسپال ادھر ہی رہے گا، میں اور جمال گردوارے میں رہیں گے، تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کے وہاں رہنے کے بارے میں بتاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے تو حیران ہوا کہ تانی نے یہ بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے کیسے کہہ دیا، پھر سوچا اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اس نے امر سنگھ کو ہاں کہہ دی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ جسپال خود وہاں رہ گیا تو میرا خیال مزید پختہ ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ طے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔